आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एलएसएम और डब्ल्यूएसएम। टाइम मिला तो डब्ल्यूएसएम को बहुत अच्छे से कर लेंगे, बाकी हम मेन फोकस रखेंगे एलएसएम पे। अगर हम समझना चाहें कि एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में डिफरेंस क्या है, तो समझ लो आप एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो। यहाँ पे अगर बिल्कुल आप वर्च पे खड़े हो तब भी आप सेफ़ हो, इस जगह पे खड़े हो तब भी सेफ़ हो, और इस जगह पे खड़े हो तब भी आप सेफ़ हो। फ़र्क कितना पड़ा कि आपको कितना डर लग रहा है या फिर आप कितनी सेफ्टी रख रहे हो। तो इसको समझ लो एलएसएम और इसको समझ लो डब्ल्यूएसएम। सेफ़ आप यहाँ पे भी हो, सेफ़ आप यहाँ पे भी हो, सेफ़ आप यहाँ पे खड़े हो तब भी हो। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हवा का झोंका आया तो आप नीचे गिर जाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फैक्टर सेफ्टी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फैक्टर सेफ्टी है। बस इतना ही अंतर है। तो शुरू करते हैं एलएसएम से। फुल फॉर्म तो पता ही होगी, लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इससे हम डिज़ाइन कर रहे हैं क्या, आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी किससे बना है, कंक्रीट और स्टील से। कंक्रीट किससे बना है, ज़्यादा डीप में जाते हैं, स्टील। स्टील भी पता है हमें। तो आगे चलते हैं, कंक्रीट और स्टील से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाया हमने। ठीक है, मान लो इसको समझो इस तरह से कि मान लो ये जो है 100 किलो न्यूटन झेल सकता है। ठीक है, स्ट्रेंथ की टर्म में अगर जो देखें 100 किलो न्यूटन मान लो ये झेल सकता है, तो हम इसके ऊपर लोड जो लगाएंगे वो 80 किलो न्यूटन लगाएंगे। ठीक है, या फिर 60 किलोमीटर लगाएंगे, 100 से तो ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो ये जो हम लिमिट तय कर रहे हैं, ठीक है, यही हमारे पास थ्योरीज है। अब मान लो लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से हम कितनी लिमिट तय करेंगे, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमें एक बिल्डिंग चाहिए जो 100 किलोमीटर झेल सके। ठीक है, तो हम इस बिल्डिंग को कितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, हम इसको बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे 120 या 130। ये हमारे पास जो थ्योरी होगी उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। तो एलएसएम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आरसीसी में क्या क्या है, एक तो कंक्रीट है और एक क्या है, स्टील। तो कंक्रीट पे आते हैं पहले। कंक्रीट को, हाँ हाँ चलो उससे पहले एक चीज़ समझते हैं कि एलएसएम दो चीज़ के लिए बनता है, डिफाइन है। एक तो है कोलैप्स के लिए और एक है सर्विसिबिलिटी के लिए। कोलैप्स मतलब कि इन चारों फिनोमिना में से किसी में भी वो ब्रेक हो जाए, जैसे फ्लेक्चर में हो जाए, टॉर्जन में हो जाए, टेंशन या शेयर में। या फिर सर्विसिबिलिटी में क्या है, इतना ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी। जैसे समझो कि मान लो लोड लगा और वो फ्लेक्चर में फेल हो जाए, चाहे वो टॉर्जन में फेल हो जाए, किसी में भी फेल हो जाए तो वो फेल माना जाएगा। तो हमें क्या होगा कि हम ऐसा मेथड यूज़ करेंगे और ऐसा डिज़ाइन करेंगे जिसकी वजह से ये इन सब में फेल ना हो। सर्विसिबिलिटी को समझें तो मान लो हमने कोई घर बनाया, उसकी जो छत है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, तो एक तो हमने लिमिट रखी कि हाँ इतनी डेल्टा डिफ्लेक्ट कर सकती है वो। लेकिन जब वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी तो हम यहाँ पे जब खड़े होंगे तो हमें दिख रहा होगा भाई ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रही है, भले ये टूटेगी नहीं लेकिन फिर भी हम उसके नीचे खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको कहेंगे सर्विसिबिलिटी। तो लिमिट स्टेट में हम दोनों चीज़ों को देखते हैं कि डिफ्लेक्शन, कोरोजन, ये सब भी इतना ज़्यादा ना हो, भले ही वो कोलैप्स ना करे, लेकिन हम अपीयरेंस में हमें सही नहीं लग रही है, तो हम उसका भी ध्यान रखते हैं एलएसएम के अंदर। अब जैसा हमने देखा कि ये जो एलएसएम है, सॉरी जो आरसीसी है वो कंक्रीट और स्टील से बना होगा। अब कंक्रीट को देखते हैं, कंक्रीट की स्ट्रेंथ। कंक्रीट की स्ट्रेंथ देखने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूब बनाते हैं। क्यूब बनाए हमने, ठीक है, क्यूब बनाए कंक्रीट के, 28 दिन के लिए देखे और उसकी स्ट्रेंथ नोट करी। मान लो हमने 100 क्यूब बनाए, 100 क्यूब बनाए, 100 क्यूब में बनाने के बाद लगभग 95 से ज़्यादा क्यूब की जो स्ट्रेंथ थी वो 30 से ज़्यादा आई, या फिर 5% से कम ऐसे थे जिनकी स्ट्रेंथ 30 से कम आई। जैसे यहाँ 22 आ गया या 23 आ गया या फिर 24 आ गया, और यहाँ पे है 35, 40, 45, ये सब। ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी, वो M30 होगी। M मतलब मिक्स। मिक्स क्या है, कंक्रीट को बनाने के लिए हमने मिक्स किया सैंड, सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट, ये सब, ये हुआ मिक्स। और 30 क्या हुई कि 95% ऐसे क्यूब थे जिनकी स्ट्रेंथ 30 से ज़्यादा है, इसलिए हमने उसको बोल दिया M30। अब ये क्या है, M30, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। तो 30 हमारे पास क्या आई, FCK। अब ये क्या है, क्यूब की स्ट्रेंथ। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर यू बनाएंगे तो वो क्यूब से बना हुआ नहीं होगा, वो अलग से किसी भी शेप का स्ट्रक्चर होगा, सिलेंड्रिकल होगा, कैसा भी होगा। तो हम इसको 30 नहीं मान सकते यहाँ पे जो कंक्रीट यूज़ होगा। तो हम उसको मानेंगे 30/1.5। यहाँ पे हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाया, हमने क्या लगाया कि 30 तो वो क्यूब है, लेकिन जब हम उसको बिल्डिंग में बनाएंगे तो इन एसिमेट्रिक हो सकती है वो, क्यूब तो सिमेट्रिक होता है। तो हम उसको 30 की जगह कुछ और मानेंगे, वो मानेंगे हम 30/1.5। मतलब अगर ये FCK था तो ये FCK/1.5 मानेंगे इसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ जब वो बिल्डिंग में यूज़ होगा। इसको हम बोल सकते हैं 0.67 FCK। ठीक है, ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होगा, अब लगाएंगे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, कि मान लो उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी, वो यहाँ पे भी बच सकता था लेकिन वो खड़ा हुआ यहाँ पे, तो मतलब वो 0.67 FCK भी झेल सकता था, लेकिन उसने झेला कितना, 0.67 FCK के लिए हमने उसको डिज़ाइन किया, 0.67 FCK/1.5 के लिए डिज़ाइन किया, तो वो आ जाएगा 0.45 FCK। ये क्या है, स्ट्रेस।
ये होगा खेल कंक्रीट का। अब आती है बात स्टील पे। अब स्टील क्या है, स्टील के बार्स बनते हैं, बार्स एज इट इज़ यूज़ हो जाते हैं। तो जो स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FY है, वही यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होगी स्ट्रक्चर में होगी स्टील की। लेकिन वापस से यहाँ पे भी हम कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे लेंगे 1.15। मतलब जब डिज़ाइन में हम इसकी स्ट्रेंथ लेंगे वो लेंगे FY/1.15। मतलब इतनी ही स्ट्रेस इसमें अलाउड करेंगे हम। ठीक है, वैसे 30 झेल सकता था, बिल्डिंग में आए तो 30/1.5 हो गया, इतना झेलना माना हमने इसको। और जब वो हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई, डिज़ाइन माना कि हमने जो डिज़ाइन किया वो इतनी स्ट्रेस के लिए किया 0.45 FCK के लिए। झेल सकता था FCK, लेकिन झिलवाया कितना, 0.45 FCK। ऐसे ही सिमिलरली FY उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थी, लेकिन हमने मानी कितनी, FY/1.15 जब हमने डिज़ाइन किया। तो थोड़ा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख लेते हैं। स्ट्रेन क्या होती है कि मान लो ये लेंथ, इतनी लेंथ का L है, जब इसे खींचा तो ये इतनी खींच गई, डेल्टा L। तो डेल्टा L/L, तो मतलब स्ट्रेन को हम सिंपल ये मान सकते हैं कि कितना खींच गया, सिंपल इतना मान सकते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि जब हम डिज़ाइन करेंगे तो उसको इस स्ट्रेस से ऊपर नहीं जाने देंगे, मतलब 0.45 FCK उसकी स्ट्रेंथ मानेंगे। लेकिन स्ट्रेन कितनी, वो उसे खींचना कितना मान सकते हैं, वो कि कितना खींच सकता है। तो वो कितना खींच सकता है, मैक्सिमम 0.0035 स्ट्रेन उसके अंदर आ सकती है। जब इसको ग्राफ को देखते हैं तो ग्राफ इसका जो होता है पहले पैराबोलिक होता है और फिर होता है लीनियर। ये क्या चीज़ हो रही है, ये हम क्या कर रहे हैं कि कंक्रीट लिया हमने, इस पर लोड लगाया, उस पर लोड लगाने की वजह से हम यहाँ पे लोड लगा रहे हैं, पहले लगाया 10 फिर 20, मतलब इस तरह से लोड बढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर स्ट्रेस बढ़ रही है। ठीक है, और उसकी वजह से जब ये कंप्रेस हो रहा है तो ये दब रहा है, दब रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेन आ रही है। तो स्ट्रेन हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन हम देख रहे हैं यहाँ पे, पहले 0.002 थी, उसके बाद यहाँ पे आके 0.0035। इससे ज़्यादा स्ट्रेन हम नहीं रख सकते। ऐसे ही स्टील में देखें कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो उसकी FY थी, लेकिन हमने क्या माना, FY/1.15। ठीक है, एक्चुअल में जो स्टील का जो ग्राफ होगा हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का, वो कुछ ऐसा होगा। तो ये भी तो इसकी स्ट्रेंथ है, मतलब फेल जो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हम इसको क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा आ गया, मतलब डिफ्लेक्शन इतना आ गया। अब इतना डिफ्लेक्शन हम बिल्डिंग में देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा वो टूटने वाला है, एक्चुअली में नहीं टूटेगा, लेकिन वो टूटने वाला है। तो हम यहाँ पे इसको यही मान लेते हैं, इसको ग्राफ को हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ ऐसे एज्यूम होगा, और इसको हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मान लेते हैं। अब स्टील के अंदर हमने स्ट्रेस तो इतनी अलाउ कर दी, FY/1.15। स्ट्रेन कितनी अलाउ करेंगे वो देखते हैं। स्ट्रेन हम अलाउ करते हैं 0.002 प्लस, ठीक है, प्लस 0.87, या फिर इसको मान लो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, सॉरी, ये जो एंगल होता है यहाँ पे, ये थीटा, टेन थीटा जो होता है वो होता है इलास्टिसिटी मॉडुलस। ठीक है, हमें पता है स्ट्रेस इजगल टू स्ट्रेन इंटू ई, तो स्ट्रेन इजगल टू सिग्मा अपॉन ई। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रेन अलाउ करते हैं वो करते हैं 0.002 प्लस स्ट्रेन कितनी है, सिग्मा अपॉन ई। सिग्मा कितना है, 0.87 FY, या फिर FY/1.15, FY/1.15। ठीक है, अपॉन ई। तो मतलब हम स्ट्रेन जो यहाँ पे अलाउ करते हैं वो करते हैं इतनी, जैसे हमने वहाँ पे स्ट्रेन अलाउ की थी कितनी, 0.0035 तक। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इतनी अलाउ करते हैं स्ट्रेन। ये आगे काम आएगी, अभी आगे समझ में भी आएगी और अच्छे से। तो अभी अगर जो ये क्वेश्चन आए कि हम ये FY और स्ट्रेन हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की हेल्प से ही हम ये देखेंगे कि ये कितना लोड झेल पाएगा। अभी जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ये इतना लोड झेल पा रहा है, ठीक है, तो वो कैसे पता चला, तो वो अब इसके थ्रू ही पता चलेगा। तो LSM हमें बताएगा कि कितना लोड ये झेल सकता है, कितना लोड ये बियर कर सकता है। तो उसके लिए हमने क्या करा, LSM के हिसाब से हमने देखा कि इसके अंदर जो स्ट्रेस आ सकती है वो इतनी आ सकती है, स्ट्रेन आ सकती है इतनी। ऐसी स्टील के अंदर स्ट्रेस कितनी आ सकती है, इतनी। स्ट्रेन, मिनिमम स्ट्रेन जो होगी इसके अंदर कितनी होगी, इतनी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन हमें पता चल गई, ये LSM के थ्रू पता चली हमें। अब स्ट्रेस स्ट्रेन हमें पता चल गई, तो अब हम निकालेंगे कि हम कितना इसके ऊपर लोड बियर करा सकते हैं LSM के थ्रू। तो ये डिज़ाइन हम करेंगे फ्लेक्चर के लिए, फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग के लिए। मान लो हमारे पास ये बीम है, तो अब बीम के ऊपर मान लो लोड लगा हमारे पास, UDL हमारे पास लगा। अब ये करेगा बेंड, बेंड करेगा इस तरह से। ठीक है, तो ऊपर होगा कंप्रेशन, ऊपर वाले पार्ट पे होगा कंप्रेशन, नीचे वाले पे होगा टेंशन। तो अगर जो हम यहाँ से देखें इधर से, तो ये इधर से कुछ ऐसे होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन हो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, सामने से देखेंगे कुछ क्रॉस सेक्शन इसका ऐसे होगा। तो पहले इसके अंदर एजम्पशन मानते हैं हम कि जैसे मान लो ये क्रॉस सेक्शन था स्टार्टिंग में, क्रॉस सेक्शन इसका जो था स्टार्टिंग में वो प्लेन था,
यहाँ पे बिल्कुल प्लेन था, ऐसे रेक्टेंगल था, तो जब ये बैंड होगा तब भी ये रेक्टेंगल ही रहेगा, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाएगा। ठीक है, पहली एजम्पशन मानते हैं हम ये। इस एजम्पशन से हमें क्या फ़ायदा होगा, पहले तो फिर से ये देख लेते हैं, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर द बेंडिंग ऑल्सो। ये क्या है, मान लो ये हमारे पास बीम था पूरा, ठीक है, लोड लगने से पहले इसको हमने काट के देखा, यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन देखा, ये क्या था, रेक्टेंगल। जब इसके ऊपर लोड लगाया ऊपर से ऐसे, तो ये ऐसे करके बेंड करेगा। अब इसको कट करके देखेंगे और यहाँ से देखेंगे, तब ये रेक्टेंगल रहना चाहिए, इसकी डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, एजम्पशन है ये। अब इस पर कंप्रेशन और टेंशन कैसे लग रही है वो देखते हैं। जैसे मान लो ऊपर से लोड लग रहा है ऐसे, और लोड लगने के बाद ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर वाली साइड कंप्रेशन है, नीचे की साइड टेंशन है। इसका मतलब क्या है कि मान लो यहाँ से हमने तोड़ के देखा इसे, तो जब हमने इसे तोड़ के देखा मतलब ऊपर की साइड कंप्रेशन था, तो मतलब जब हमने इधर से देखा इसको, तो ऊपर वाली साइड इस जगह पे, ठीक है, तो इस जगह पे ये ऐसे प्रेस हो रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा ऊपर की साइड, और नीचे जो होगा यहाँ से ऐसे बाहर की साइड टेंशन लग रही होगी। टेंशन लग रही होगी तो ऐसे जब हम इसे खींचेंगे तो नीचे वाला जो पार्ट होगा ये खींचेगा, ऐसे बाहर की साइड खींचेगा, और ऊपर वाला ऐसे कंप्रेस होगा। तो ऊपर वाले की जो लेंथ होगी ये कम होगी और नीचे वाले की बढ़ेगी। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। जैसे ये अंदर चला गया, अंदर इसलिए चला गया कि जैसे कंप्रेस हुआ था ये, तो ऊपर वाला पार्ट पूरा कंप्रेस हो गया और नीचे वाला हो गया, ये हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम इस सेक्शन को पूरे को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ये वाला सेक्शन है, ये इधर से ऐसे सेक्शन था इसका, ठीक है, और अभी इसको ऐसे देख रहे हैं काट के इधर की साइड। तो सेक्शन पे यहाँ पे अंदर की साइड कंप्रेशन लग रहा है ऐसे ऊपर से अंदर की साइड, और यहाँ पे लग रही है टेंशन बाहर की साइड, ऊपर की साइड। तो अब अगर जो हम इतनी लेंथ को एज्यूम करें, मान लो इतनी सी लेंथ को एज्यूम करें, हम ये लेंथ को एज्यूम करें, ठीक है, इतनी लेंथ को हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ये तो देखो ऊपर की साइड लग रहा है कंप्रेशन इस तरह से, और ये मान लो बीच में एक न्यूट्रल एक्सिस है, इसके ऊपर कंप्रेशन लग रहा है, नीचे टेंशन लग रहा है, और यहाँ पे इस तरह से लग रहा है टेंशन। तो जो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ हट के ऐसी छोटी हो जाएगी, और जो ये वाली है नीचे वाली, ये ऐसे लंबी होके ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब ऊपर वाली जो ये वाली लेंथ थी, पहले ये इतनी लेंथ थी, ठीक है, ये वाली जो लेंथ थी इतना था, तो कंप्रेशन होने के बाद ये लेंथ हो गई इतनी और नीचे वाली हो गई इतनी। ठीक है, ऐसे एग्जिजरेट करके दिखा रहे हैं, तो कुछ इस तरह से होगा इस लेंथ को, ये एल लेंथ को। ठीक है, अच्छा, और ये क्या चीज़ है, ये है इधर वाली साइड, ये वाली चीज़, ठीक है, जो हमने यहाँ से ऐसे दिखाई थी इधर से। और स्ट्रेन क्या होता है, जो हमने अभी बताया था कि स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ। तो ये पहले लेंथ इतनी एल थी, अभी होगी डेल्टा एल, ये हुई चेंज इन लेंथ। ऐसे यहाँ पे पहले एल थी, ये यहाँ पे चेंज होकर एल प्लस डेल्टा एल हो गई। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें इस तरह से, तो ऐसे आएगा, मतलब यहाँ पे हुआ कंप्रेशन, ठीक है, डेल्टा एल इतना कंप्रेशन हुआ डेल्टा एल अपॉन एल का, और यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल का यहाँ पे टेंशन आई। ठीक है, तो मतलब इतना ही तो बढ़ा, डेल्टा एल ही तो बढ़ा, तो उसको यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे कंप्रेशन आई डेल्टा एल की, मतलब ये एल था और यहाँ से अंदर डेल्टा एल ये कम हो गया, तो डेल्टा एल का कंप्रेशन हुआ, तो आगे यहाँ पे ये, इसी को ही हमने स्ट्रेन से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे हम इसको ऐसे दिखा देंगे, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि देखो पहले सेक्शन इतना था, अब इतना हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे इतना हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चेंज इन लेंथ दिखाई दे रही है सीधा सीधा, कि यहाँ से इतनी कम हो गई लेंथ, और ऐसे ही पहले इतनी लेंथ थी टोटल, अब इतनी बढ़ गई, फिर बढ़ गई, बढ़ गई, फिर बढ़ गई। तो ये लीनियर एक रेस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता तो ये लीनियर रेस्पॉन्स ना आता। ठीक है, इतना हुआ उस एजम्पशन की वजह से। ठीक है, तो अब ये बीम था लंबा, अब इसको यहाँ से हमने कट किया, ठीक है, कट किया, और अब यहाँ से इसको हम इस तरह से देख रहे हैं, इधर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से कट करके इसे कट किया, तो इधर से हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको एनालाइज करते हैं। रीइंफोर्समेंट नीचे क्यों लगा रखा है, क्योंकि नीचे हमने देखा था ये लाइन थी एक, इसके ऊपर कंप्रेशन थी, इसके नीचे टेंशन थी। ठीक है, तो टेंशन से बचाने के लिए हमने यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लगाया कि नीचे वाली जो टेंशन है उसको ये स्टील ले ले। और जब इधर से सामने से देखेंगे हम इसको, तो ये रेक्टेंगल ऐसे दिखेगा, और जो ये है ये गोल इस तरह से दिखेंगे। अभी लिमिट स्टेट में हमने डिफाइन कर दिया था कि कंक्रीट का जो डिज़ाइन क्राइटेरिया होगा वो ये होगा, स्ट्रेस उसके अंदर इतनी आ सकती है, स्ट्रेन आ सकती है इतनी। ऐसे ही स्टील के अंदर 0.87 FY हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेंगे डिज़ाइन के लिए, सॉरी डिज़ाइन स्ट्रेंथ लेंगे इतनी, और जो इसके अंदर स्ट्रेन होगा मिनिमम इतनी आनी चाहिए। तो अब इसका यूज़ करके हम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। मान लो इसके ऊपर लोड लगा, बीम के ऊपर, इस बीम पे लोड लगने की वजह से यहाँ पे आई रिएक्शन। अब इन रिएक्शन और इस लोड की वजह से यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा इसके ऊपर, तो यूडीएल आता है, यूडीएल के हिसाब से पैराबोलिक आता है, और बीच में आता है WL²/8। अभी एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आया M, और इस M की वजह से इस सेक्शन के ऊपर, ठीक है, सिग्मा जनरेट होगा।
ठीक है। तो इस m की वजह से यहाँ पे सिग्मा जनरेट हुआ, ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे कुछ स्ट्रेन भी आएगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस m की वजह से यहाँ पे सिग्मा और ये स्ट्रेन आ रही है। ये हुआ सीधा रास्ता। दूसरा रास्ता देखते हैं। अगर यहाँ पे सिग्मा और स्ट्रेन हम डिफाइन कर दें, ठीक है, मैक्सिमम देख लें कि कंक्रीट कितनी सिग्मा और कितना स्ट्रेन ले सकता है, तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कितना मोमेंट ये झेल सकता है। और ये मोमेंट झेलना ही हुआ इसकी स्ट्रेंथ। तो हम इधर से उधर की साइड चलेंगे। हम स्ट्रेन डिफाइन कर दी है हमने, अब इससे हम चलेंगे कितना ये मोमेंट ले सकता है, मतलब जस्ट अपोजिट करेंगे इसके अंदर हम। तो ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट पे कंप्रेशन आ रहा है, नीचे वाले पार्ट में आ रहा है टेंशन। नीचे वाले में पार्ट में टेंशन है, इसलिए यहाँ पे लगा दी थी स्ट्रेन, सॉरी स्टील, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेन किस तरह से वेरी कर रही है? स्ट्रेन हमने देखा था इस तरह से वेरी करेगी, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है तो ये नेगेटिव स्ट्रेन, यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रेन, ठीक है। ये हमने स्ट्रेन दिखा दी। हाँ, हमें ये पता है कि इसमें स्टील के अंदर मिनिमम जो स्ट्रेन हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 0.87 FY/ES प्लस 0.002। ये हमने एक एजम्पशन में देखा था। अच्छा, और कंक्रीट में कितनी हो सकती है मैक्सिमम? 0.0035। तो अच्छा, इसकी वजह से एक ट्रायंगल बना। अब ये ट्रायंगल बना तो एक यहाँ पे लाइन आएगी, ठीक है। अब ये जो लाइन होगी इसको कहेंगे लिमिटिंग डेप्थ, ठीक है, या फिर न्यूट्रल एक्सिस इसको मान सकते हैं, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। अब इसका क्या काम है? ये क्या बताती है हमें? ये हमें बताती है कि इसके ऊपर कंप्रेशन है, इसके नीचे टेंशन है। क्या हम ये डेप्थ निकाल सकते हैं? ठीक है, इसको ही कहेंगे लिमिटिंग डेप्थ। कैसे निकालेंगे? सिमिलर ट्रायंगल से देखेंगे हम इसको, ठीक है। क्या लगाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल क्राइटेरिया कैसे लगाएंगे? मान लो इसको एक्स लिमिटिंग हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो थी ये मान ली हमने डी। तो डायरेक्टली हमें पता चल गया दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो क्या होगा? ये 0.0035 अपॉन ये एक्स लिमिटिंग बराबर ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली 0.87 FY/ES प्लस 0.002 अपॉन, ठीक है, ये कितनी है? ये टोटल डी, ये थी एक्स, तो डी माइनस एक्स लिमिटिंग। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स लिमिटिंग इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा ये। लेकिन हमें ये फॉर्मूला याद रखना नहीं होता, हमें याद रखना होता है, देखो एफ वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। ये एफ ई 250 भी हो सकता है, 415 भी हो सकता है, और ये 500 भी हो सकता है, ठीक है। एफ वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, ई एस की वैल्यू वही होती है 2 × 10⁵ MPa, ठीक है। तो सिर्फ एफ वाई की वैल्यू चेंज करें तो एक्स लिमिटिंग वैल्यू चेंज हो रही है। तो क्या ये तीन वैल्यू हम याद रख सकते हैं? बिल्कुल याद रख सकते हैं। तो एफ ई 250, 415 और 500 के लिए एक्स लिमिटिंग की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0.53, 0.48, 0.46 डी, ठीक है। यहाँ पे एक्स लिमिटिंग अपॉन डी है, ठीक है। तो डी उधर जाएगा तो आ जाएगा ये। तो ये वैल्यू याद रखने की होती है। आगे चलते हैं। जैसे ये एल एस एम है, ऐसी डब्ल्यू एस एम में क्या हो जाती है? ये 0.4, 0.289, 0.253 ये भी याद रखनी होती है। अभी चलो एल एस एम में देखते हैं, ठीक है। एल एस एम में आई ये। अच्छा, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर कंक्रीट में पूरी स्ट्रेन हमने यूज़ कर ली और स्टील में भी पूरी स्ट्रेन यूज़ कर ली, मतलब कंक्रीट भी पूरा बढ़िया तरह यूज़ हो गया, स्टील भी पूरा यूज़ हो गया, तो उस केस में जो हमारे पास ये आएगी एक्स लिमिटिंग वो आएगी इतनी, ठीक है। और उसे कैसे निकालेंगे हम? जो हम मैक्सिमम वैल्यू है उसको यूज़ कर लेंगे और सिमिलर ट्रायंगल से निकाल देंगे। तो अभी सवाल आ सकता है ये कि हमने ये स्ट्रेन क्यों निकाली? हम तो स्ट्रेस से, हम अल्टीमेट क्या निकालना चाहते हैं कि बीम की स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? कितना मोमेंट वो बियर कर सकता है। अब उस मोमेंट को बियर करने के लिए इस स्ट्रेन का क्या रोल? इस स्ट्रेन का ये रोल है कि मान लो हमारे पास ये था बीम, ठीक है। हमने अब ये पता लगाया इस डायग्राम से, इस एक्स लिमिटिंग से हमने क्या पता लगाया? हमने इससे पता लगाया कि कहाँ तक बीम के किस पार्ट तक सिर्फ कंप्रेशन है। तो ये एक्स लिमिटिंग पार्ट तक सिर्फ कंप्रेशन है। अच्छा, ये क्यों पता लगाया हमने? ये पता इसलिए लगाया क्योंकि जो कंक्रीट होता है वो सिर्फ कंप्रेशन झेल सकता है, वो टेंशन नहीं झेल सकता। तो सिर्फ हम बीम का ये वाला पार्ट ही कंसीडर करेंगे, ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ वाला पार्ट सिर्फ स्टील वाला कंसीडर करेंगे। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर ही हम स्ट्रेस देखेंगे कितनी है, और स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे आएगी फोर्स, और फोर्स को लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा मोमेंट, ठीक है। तो हमने ये स्ट्रेन ये क्यों निकाला? ये हमने इसलिए निकाला ताकि हम पता चले कितने पार्ट में सिर्फ कंप्रेशन है, उस पार्ट की ही हम कंप्रेशन कैलकुलेट करेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा मोमेंट, जो कि हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना पता लगा लिया। अब देखते हैं इधर। तो कंक्रीट में हमने एक चीज़ नोटिस की थी, क्या थी? कि
उसके अंदर दो स्ट्रेन की वैल्यू थी 0.002 और 0.0035। हमने देखा था कंक्रीट के अंदर 0.002 तक पैराबोलिक जा रहा था। ऊपर देखते हैं, हाँ, 0.002 स्ट्रेन तक पैराबोलिक जा रहा था और उसके बाद 0.0035 तक लीनियर हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही देखेंगे हम। ठीक है, 0.002 तक पैराबोलिक जा रही थी स्ट्रेस और उसके बाद फिर लीनियर हो गई थी और हमने ये देखा था, हम इसको मानते थे 0.45 FC के। ठीक है, पर्पस सोल्व हो गया। हमने यहाँ पे ये स्ट्रेन निकाली ताकि हम सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर कर पाए। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है इतने में 0.45 FC के, यहाँ पे भी 0.45 FC के और यहाँ पे पैराबोलिक है। तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इंटू एरिया और मोमेंट का एरिया, मतलब मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस अभी देखेंगे। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें, ठीक है, तो देखो सिग्मा 0.45 FC के है, यहाँ पे भी 0.45 FC के है, यहाँ पे भी सब जगह 0.45 FC के है। इस स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन से, इस जगह पे एरिया जो लग रहा है इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे जो कंप्रेसिव फोर्स है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे क्या है अलग अलग 0.4, यहाँ पे तो 0.45 FC के, यहाँ पे थोड़ी कम होगी, यहाँ पे थोड़ी कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम। अगर हम और यहाँ वाली एवरेज स्ट्रेस निकाल के वो B इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ वाली फोर्स आ जाएगी हमारे पास। दोनों को फोर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगी। टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ गई, एक हम इसको C मान लेंगे। ठीक है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ गई ये। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास स्टील लगा हुआ है, ठीक है, उस स्टील के अंदर भी कुछ स्ट्रेस होगी और वो हमारे पास प्री डिफाइन है, वो 0.87 FY होती है। कैसे पता, हमने देखा था ये डायग्राम, हमने कहा था कि जो इसके अंदर हम अभी हमने जो स्ट्रेन मानी हुई वो कितनी मानी हुई, 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। ठीक है, वो स्ट्रेन है यहाँ पे और यहाँ पे हमने यूज़ किया था 0.87 FY। तो हमने स्ट्रेस यहाँ पे मानी हुई है 0.87 FY, एक ही जगह पे है, यहाँ पे स्ट्रेस इतनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई स्ट्रेस 0.87 FY। और हमने ये भी देखा था कि कंप्रेशन फोर्स ये है, टेंसाइल फोर्स ये है। कंप्रेशन फोर्स जहाँ पे ख़त्म होगी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये एक्स लिमिटिंग होगा। ठीक है, अच्छा, कंप्रेसिव फोर्स ये हो गई, टेंसाइल फोर्स ये हो गई। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कितना मानेंगे, मान लो ऊपर से जो डिस्टेंस है कुछ A मान लो, अभी के लिए मानते हैं। ठीक है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है D, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी D माइनस A। ठीक है, अच्छा, मोमेंट कितना होता है, मोमेंट होता है ये और ये मिलके कपल बना रहे हैं, तो मोमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है D माइनस A। तो एट ऑल लास्ट में हमने पता लगा लिया कितना कितना हो लग रहा है मोमेंट। ठीक है, मतलब हमने स्ट्रेंथ पता लगा ली और हम यही पता लगाना चाह रहे थे कि स्ट्रेंथ कितनी आएगी LSM के हिसाब से। सो अब इसकी फेयर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये एक्स लिमिटिंग था, यहाँ से यहाँ तक 0.002 है, यहाँ से यहाँ तक 0.0035 है। तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल देखेंगे तो ये A होगा, ये B होगा। तो A और B की वैल्यू देख लेते हैं। A अपॉन A प्लस B एक्स लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.002 अपॉन 0.0035। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/7 XU और ये आ जाएगी 3/7 XU। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे 0.45 FC के है, यहाँ से यहाँ तक भी 0.45 FC के है। अब पहले इसको अलग कैलकुलेट करेंगे, इसको अलग कैलकुलेट करेंगे। ये स्ट्रेस लग के जरिए इसको एक बार फील कर लेते हैं। जैसे ये बीम था, बीम का हमने क्रॉस सेक्शन इधर देखा था, तो इसको ऐसे मान लो कि ये ऊपर ऊपर वाला बीम है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से देखो, इस पे जो यहाँ पे फोर्स लग रही है वो कंप्रेसिव फोर्स लग रही है अंदर की साइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0.45 FC के, मतलब इस जगह पे 0.45 FC के, यहाँ पे 0.45 FC के, मतलब यहाँ पे भी 0.45 FC के। अब देखो इस जगह तक, मतलब इस पॉइंट तक 0.45 FC के लग रही है यहाँ पे। कहाँ पे, इस पूरे पूरे उसमें 0.45 FC के लग रही है। ठीक है, पूरी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो 0.45 FC के है, मान लो यहाँ पे 0.45 FC के है, सॉरी से यहाँ पे 0.45 FC के है। ठीक है, अब जैसे ही हम नीचे आ रहे हैं, इसके नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 0.45 FC से कम हो गई, मतलब पूरे के पूरे सेक्शन में रहेगी कितनी, 0.45 FC से थोड़ी कम, मान लो 0.45 FC के। ठीक है, और नीचे आएंगे तो 0.4 FC के, 4 से FC से और कम। ठीक है, इस जगह पे आएंगे 0.4 FC से और कम, 0.3 FC के, लेकिन पूरे उस पर। ठीक है, यहाँ पे आएंगे 0.2 FC के, 0.1 FC के, और इस जगह पे आगे 0, मतलब इस जगह पे कोई भी स्ट्रेस नहीं होगी हमारे पास, कंप्रेसिव स्ट्रेस।
तो हमारा तरीका क्या होता है स्ट्रेस निकालने का, सिग्मा इंटू ए, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो देखो इसके ऊपर वाले पूरे एरिया में क्या हो रही है 0.45 एफ लग रही है, और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या हो रहा है यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेस जो है वेरी कर रही है, तो एक पहले यहाँ पे एक एवरेज स्ट्रेस निकालेंगे इसके बीच में, और फिर इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो C1 निकालते हैं, C1 है सिग्मा इंटू ए। स्ट्रेस कितनी है, सब जगह सिग्मा 0.45 एफ सी के है, तो 0.45 एफ सी के कितने एरिया में लग रही है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ इस एरिया में लग रही है। तो इसका एरिया कितना हुआ B इंटू ये लेंथ 3/7 XU। ठीक है, C2 देखते हैं, C2 क्या है, सिग्मा क्या है, यहाँ पे 0.45 एफ सी के, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, कुछ इस तरह से। तो हम इसको एवरेज निकाल लेंगे, यहाँ पे इसका एवरेज कितना होगा, मतलब इसका एरिया देख लेंगे कितना है। इसका एरिया कितना होता है, एक बार पैराबोला को देखना जरा, थोड़ा सा पैराबोला को एनालाइज कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल से हमने ये पैराबोला बनाया, ये तो ये बड़ा वाला पार्ट हुआ, ये छोटे वाला पार्ट हुआ। तो इसका जो बड़े वाले पार्ट का एरिया होगा वो 2/3, मान लो टोटल का एरिया कितना था, टोटल पूरे रेक्टेंगल का एरिया था ए, तो बड़े वाले पार्ट का होगा 2/3 ए, और छोटे वाले का होगा 1/3 ए। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, मान लो टोटल डेप्थ है डी, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी कुछ जैसे मान लो पैराबोला की बात कर रहे हैं, तो अब इसको हटा दो चलो। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात जब करेंगे हम इसकी, तो ये मान लो इसकी टोटल डेप्थ डी है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि देखो इधर एरिया ज़्यादा है, इधर कम है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी ऊपर रहेगी। यहाँ पे मान लो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये ऊपर से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, वो होगी कितनी 3/8 डी, और नीचे से होगी 5/8 डी। 8 याद रख लेना, 3/5 ऊपर से, देखो ऊपर से पास है तो ऊपर छोटा नंबर, यहाँ पे बड़ा नंबर, यहाँ से दूर है, ये बड़ा नंबर है 5/8 डी, और ऊपर से 3/8 डी। इसका यूज़ करते हैं जरा। अब मान लो अगर जो ये रेक्टेंगल होता, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा था 0.45 एफ सी के इंटू 4/7 XU। लेकिन इस पैराबोला का कितना होगा, तो इस पैराबोला का होगा 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो पूरे का आता, जो भी देखा था, तो कितना होगा 0.45 एफ सी के इंटू 4/7 XU। ये आ गया एरिया, मतलब ये आ गई सिग्मा। तो ये स्ट्रेस नहीं, ये स्ट्रेस इंटू लेंथ का कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, स्ट्रेस इंटू लेंथ का कॉम्बिनेशन आ गया, और इसको जब हम बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी से, तो ये आ जाएगा टोटल हमारे पास फोर्स। ठीक है, देखो ये एफ सी के है और ये एक्स यू, तो इनका कॉम्बिनेशन आ गया, तो बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगी फोर्स। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगी C2। C2 क्या है, ये वाली, तो ये कंप्रेसिव फोर्स, ये कंप्रेसिव फोर्स, दोनों कंप्रेसिव फोर्स मिलकर टोटल कंप्रेसिव फोर्स हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ गई हमारे पास 0.36 FCK XU, ये हो गई टोटल कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कंक्रीट की वजह से हमारे पास कितनी फोर्स आएगी, जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आएगा उसको रोकेगी। सॉरी, बी भी मल्टीप्लाई कर देना, बी भूल गए थे। ठीक है, तो C1 और C2 की वजह से 0.36 FCK BXU हमारे पास फोर्स आ रही है, लेकिन ये लग कहाँ पे रही है वो देखना है। देखो C1 लग रहा है यहाँ पे, C2 लग रहा है कहीं पे इसके CG पे, तो ये कहाँ पे लगेगी। अच्छा, C1 कहाँ पे लग रहा है, देखो ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के जस्ट बीचों बीच लगेगी, ये थी 3/7 XU, तो ये लग रही होगी यहाँ पे, ये कहाँ पे लग रही है 3/7 XU/2। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा हमने देखा था जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है पैराबोला का, वो कितना होता है ऊपर से 3/8, ये जो टोटल लेंथ थी। अच्छा, टोटल लेंथ कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की 4/7 XU, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हुई 3/8 इंटू 4/7 XU। ठीक है, तो ये लेंथ हुई इतनी, तो यहाँ पे लगेगी। अब इसको ज़रा सही कर लेते हैं कि अच्छा ये कहाँ पे लगेगी, तो इसके करने का तरीका क्या होगा, C1 इंटू ये लेंथ x1 प्लस C2 इंटू ये लेंथ अपॉन टोटल जो C है, ये हमें बताएगा कि ये वाली लेंथ कितनी है XU। इसको हम K मान लेते हैं। ठीक है, तो ये K लेंथ हमें पता चल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, C1 कितना है, तो करते हैं कैलकुलेट। C1 कितना है 0.193, वैल्यू आप पुट कर लेना। C1 है 0.193 FCK BXU। C2 X1 कितना है 1/2 ऑफ 3/7 ऑफ XU X1 प्लस C2 कितना है 0.17 FCK BXU, और C2 कितना है, देखो ये 3/7 XU था, ये 4/7 XU। ठीक है, निकाल लिया था। उसके बाद क्या हुआ, हमने जब ये पैराबोला देखा, ऊपर से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी इसकी वो कितनी थी 3/8 टाइम्स ऑफ दिस, तो 3/8 टाइम्स ऑफ दिस, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा दिस प्लस दिस, तो डिस्टेंस कितना हुआ ये आपका ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, ये हुआ 3/7 XU प्लस 3/8 ऑफ
4/7XU। तो यहाँ पे x2 डाल देंगे और यहाँ पे डालेंगे टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स कितनी थी, सी कितनी थी 0.36 FCK BXU। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा K, ठीक है, जो के की वैल्यू क्या थी, जो सी है ऊपर से कितनी दूरी पे लग रही है, तो हमारे पास ये आ जाती है 0.42 XU, ये हमारे पास आ जाती है के। ठीक है, अब हमारे पास तब जाके अब मोमेंट निकलेगा। मोमेंट निकालने का तरीका था हमारे पास क्या, फोर्स इनटू लीवर आर्म। लीवर आर्म होता है कंप्रेशन और टेंशन के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो ये है कंप्रेशन, ये कंप्रेशन लग रहा है यहाँ पे। अब इसको कंप्लीट कर देते हैं डायग्राम को। कंप्रेशन है डायग्राम, ये टेंशन है यहाँ पे ये। तो देखो कंप्रेशन लग रहा है ये, टेंशन लग रहा है ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये। अच्छा, कंप्रेशन ऊपर से कितना था के, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल था डी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा डी माइनस के। तो फोर्स कितनी है, फोर्स दोनों में से कोई एक ले लो, टेंशन या कंप्रेशन, दोनों फोर्स बराबर ही होंगी। ठीक है, कपल बना रहे हैं तो फोर्स कितनी है, फोर्स कितनी हमने देखी अभी थी 0.36 FCK BXU। जो सी आया था टोटल मिला के वो आया था 0.36 FCK BXU। ये याद कैसे रहेगा, देखो ये हो गया स्ट्रेस और ये हो गया एरिया BXU, डायमेंशन से देख लो। तो 0.36 FCK BXU ये आ गया हमारे पास फोर्स। और लीवर आर्म कितना आया, ये आया हमारे पास, देखो टोटल डिस्टेंस था डी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया के, तो ये हो गया डी माइनस के की वैल्यू कितनी थी 0.42 XU। तो ये आएगा 0.36 FCK BXU डी माइनस 0.42 XU। ये आ गया हमारे पास मोमेंट। तो हमने देखा कि LSM में, LSM से डिज़ाइन मतलब LSM होगा, ठीक है, कि मान लो हमारे पास कोई एक बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन B है, X है, उसके अंदर हमने M20 लिया, उसके अंदर हमने Fe415 लिया, तो वो कितना रेजिस्ट कर पाएगा। अगर हम LSM से देखेंगे तो LSM से देखेंगे तो FCK है तो M20 20 डाल देंगे, B डाल देंगे, X, ठीक है, B डाल देंगे, D डाल देंगे, कितनी है, ठीक है, XU हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे XU निकालने का तरीका बताया था कि Fe 250 के लिए, 415 के लिए, 500 के लिए कितनी कितनी होती है 0.53D होती है, 0.53D, 0.48D और 0.46D। ठीक है, तो हम इसके अंदर सब वैल्यू डालेंगे और मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। अल्टीमेट गोल हमारा यही था कि एक बीम कितना रेजिस्ट कर सकता है LSM से अगर जो हम डिज़ाइन करेंगे। तो ये था LSM का डिज़ाइन। इसके अंदर हमने लिमिट के लिए डिज़ाइन किया, ठीक है, लिमिट स्टेट के लिए डिज़ाइन किया। लिमिट स्टेट मतलब जब कंप्रेशन और टेंशन बिल्कुल बराबर है, कोई ज़्यादा कम नहीं है, तब हमने कंप्रेशन टेंशन नहीं, जब हमने माना कि कंक्रीट भी पूरा अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे है, टेंशन भी अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे है, तब वो कितना झेल पाएगा, इसको हम कहते हैं लिमिट डिज़ाइन या फिर बैलेंस डिज़ाइन। इसके बाद आता है अंडर इन्फोर्स और ओवर इन्फोर्स डिज़ाइन। ओवर इन्फोर्स डिज़ाइन वो होता है जिसके अंदर हम क्या मानते हैं कि कंक्रीट पूरा अपना उसने स्ट्रेंथ यूज़ कर ली है, लेकिन स्टील जो है यूज़ नहीं किया गया है उतना। और अंडर इन्फोर्स डिज़ाइन ये होता है कि स्टील ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ कर ली, कंक्रीट ने डिज़ाइन यूज़ नहीं की। तो ये तो था LSM डिज़ाइन। LSM डिज़ाइन में ये था। अब WSM डिज़ाइन में क्या चेंज हो जाएगा, ये सब चीज़ें सेम रहेगी और बस यहाँ पे जो स्ट्रेस डायग्राम होता है ये चेंज हो जाएगा। तो बस कैलकुलेशन ये हो जाएगी, यहाँ पे पैराबोलिक था, यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे यह है कि यहाँ पे 0.45 FCK हमने लिया था, यहाँ पे वो नहीं ले सकते, यहाँ पे हम कुछ और लेंगे। तो वो मुझे लगता है दूसरी वीडियो में ही बताना पड़ेगा मुझे। सो अगली वीडियो में करेंगे WSM। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।